जमा खान ने क्या किया, अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वो नेता हैं, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो मुस्लिम समाज में चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए 10th के बाद अगर कोई लड़की पास होती है, मुस्लिम लड़की, तो उसके लिए बहुत सारी राशि, जो पहले कम राशि थी उस राशि को बढ़ा दी। खुद डिप्टी सीएम बनेंगे, इसकी चर्चा चली। तो आज देखिए कैसे इन दोनों के बीच में फाटाफाटी जैसी स्थिति हो गई है। ललन सिंह काफी एग्रेसिव व्यक्ति हैं, एक के बाद एक पोल खोलते हैं आरजेडी का। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया है, कैसे जो बिहार में इलाज को लेकर के, जैसे मान लीजिए कई घटनाएं घटी, जैसे आंख फोड़वा कांड याद होगा आपको, मुजफ्फरपुर में कैसे घटा था। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां जिन बीमारियों को लेकर के काफी उस समय की सरकार बदनाम हो रही थी, तो वो डॉक्टरों के साथ तो एक बैठक कर रहे थे। उन्हीं डॉक्टरों के बैठक में महिला प्रकोष्ठ की भी बैठक थी। ये सब देखिए मुझे लगता है कि तेजस्वी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर वो सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं जो एनडीए में हैं या फिर महागठबंधन में हैं, उनमें प्रशांत किशोर एक पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। इनका अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि दो संगठन बिल्कुल वक्फ बोर्ड कानून पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, संशोधन वो कर रहे हैं। कई धार्मिक जो बोर्ड हैं जो हिंदुओं में, क्या उनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखा जाएगा। ये कहा गया था कि बीपीएससी की तरफ से कि आपको 3 जिले दिए जा रहे हैं, 3 जिलों में फॉर्म भरने के टाइम ही आपको सेलेक्ट करना है कि उन 3 जिलों में से आप कौन से जाएंगे। जिलों में वो काफी नजदीक जिले दिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या देखी गई कि उन 3 जिलों को छोड़कर जो उसमें ऑप्शन में नहीं था, चौथे जिले में और ऐसे जगह पर भेज दिया गया आज शिक्षकों के नौकरी के लिए, जो उनके घर से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भारत लाइव का विशेष कार्यक्रम रातों रात। एक बार फिर से हम हमारे सहयोगी के साथ मौजूद हैं, रत्नेश के साथ तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कल क्या कुछ बिहार की राजनीति में हुआ, कौन सी खबरें थी जिन्होंने सुर्खियां बटोरी, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से कुछ उथल पुथल होने वाला है क्या रत्नेश? 2 नेता भिड़ गए आपस में। देखिए 2 नेता जो हैं वो भिड़े हैं, एक अपने पार्टी को बचाने के लिए और दूसरे जो हैं अपने भाई को बचाने के लिए। यह आपको पता है कि ललन सिंह ने जिस तरीके से वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सदन के अंदर अपनी राय रखी है, अपनी प्रतिक्रिया रखी है, इससे उनकी एक छवि जो है वो इस तरीके की बन गई है कि एनडीए के सबसे, अगर मतलब कहें फायर ब्रांड नेता के तहत, अगर कद्दावर नेता के तहत कहा जाए तो ललन सिंह ने अपनी राय रखी। कांग्रेस ने क्या किया था उस कानून पर, कैसे कांग्रेस उस कानून को लेकर मिसयूज कर रही थी, उन्होंने जबरदस्त बयान दिया। पुरानी बातें वो याद दिला रहे थे। अब उनके इस बयान के बाद से बिहार जदयू में खास तौर पे देखा जाए तो दबे जुबानी लोग ये कहते हैं कि ललन सिंह ने ये अच्छा बयान नहीं दिया। ये जदयू का स्टैंड कुछ अलग है। जदयू में जो मुसलमान नेता हैं उनके अगर आप बयान को देखेंगे, उनके बयानों पर अगर आप गौर कीजिएगा तो उनकी बिल्कुल सहमति नहीं है। मुस्लिम क्यों? विजय चौधरी ने भी इस बात का समर्थन किया। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मुसलमान आरजेडी से छटकते हैं तो वो मुसलमान जदयू की तरफ आएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। खासतौर पे पसमानदा मुसलमान जो है वो नीतीश कुमार समझते हैं कि ये जदयू के ही वोटर हैं। ये उनके अलावा अन्य मुसलमान भी चाहते हैं कि नीतीश कुमार, चूंकि आपने देखा कि अगर कब्रिस्तान की घेराबंदी करनी हो या फिर जो उनके स्कूल होते हैं या मुसलमानों के लिए कई ऐसी योजनाएं, जैसे आज ही कल ही देखिए जमा खान ने क्या किया, अल्पसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के वो नेता हैं, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जो मुस्लिम समाज में चीज़ें होती है, जैसे मान लीजिए 10th के बाद अगर कोई लड़की पास होती है, मुस्लिम लड़की, तो उसके लिए बहुत सारी राशि, जो पहले कम राशि थी उस राशि को बढ़ा दिया। इसके अलावा जो भी गरीब तबके के व्यक्ति हैं मुसलमानों में, उनके सहायता राशि के लिए नीतीश कुमार से पैरवी लगाकर उन्होंने सहायता राशि की बढ़ा दी है। इसके अलावा इंटर और मैट्रिक में जो भी बच्चे पास हो रहे हैं, सुविधाएं धीरे धीरे दी जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो एक सबूका छोड़ा गया कि इस तरीके से मुसलमानों के वोट बैंक को अपने तरफ खींचा जाए। 18% की आबादी है बिहार में, तो 17% में अगर मान लीजिए कुछ प्रतिशत भी नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो एक बड़ी जीत होगी। तो इस मामले पर ललन सिंह बोल रहे थे, जदयू इससे थोड़ी सी नाराज जरूर हुई, लेकिन चूंकि अब एनडीए में है तो अपना राय तो रखेगी। अब वो क्या था कि कल पटना आए, पटना आते ही सबसे पहले उन्होंने तेजस्वी यादव पर हमला कर दिया। उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी के कुंडली में ही नहीं है कि वो सीएम बने। परसों पटना पहुंचे थे और आते आते उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी के कुंडली में ही नहीं है सीएम बनना, क्योंकि तेजस्वी यादव
की जो यात्राएं शुरू होने वाली, पुलाव पका रहे हैं। तेजस्वी यादव की जो यात्राएं शुरू होने वाली हैं, वो यात्रा किस पर शुरू हो रही है? वो यात्रा शुरू हो रही है बिहार में बढ़ते अपराध को खिलाफ में 65% के जो आरक्षण की बातचीत कही जा रही थी 9वीं सूची में डालने की, उसके खिलाफ में, और अपना जो रोजगार उन्होंने दिया है इस रोजगार पर। तो वो एक अपना वोट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वोट बनाने के लिए निकल रहे हैं, जनता के बीच निकल रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले भी तेजस्वी निकल चुके हैं, मतलब उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया कि आरजेडी इस बार 2025 में अपने बल मुताबिक लड़ेगी। अब इसी पर ललन सिंह भड़क गए, कैसे अपने मन मुताबिक बन जाएगी? जब तक नीतीश कुमार हैं एनडीए गठबंधन में, एनडीए की सरकार बिहार में बनते आएगी। अब इस पर क्या है कि रोहिणी आचार्य जो उनकी बहन है, वो अपने भाई को के बचाव में उतर गई। उन्होंने कहा कि कुंडली, ललन सिंह कहते हैं कि तेजस्वी के कुंडली में नहीं है सीएम बनना, तो रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि काली कुंडली वाले का मुंह काला। अब जो ट्वीट उन्होंने किया है, वो ट्वीट हम चाहेंगे कि आप चलाइए, स्क्रीन पर दिखाइए। वो लिखते हैं कि हंसी आती है वैसे लोगों की कुंडली में क्या लिखा है ये बताते देखकर, जिनकी खुद की कुंडली में तमाम तरह के छेद ही छेद हैं, और अगर ऐसे ही कुंडली खगालने के पश्चात जो सामने आता है उसे उजागर कर दिया जाए तो काली कुंडली वाले का मुंह बिना किसी और के द्वारा काला किए स्वतः ही काला हो जाएगा। वैसे भी पेट में आंत में दांत गिनाने वालों की कुंडली देखते देखना हास्यास्पद है। अब देखिए, ये ललन सिंह पहले कभी इनके चाचा, मतलब जब महागठबंधन में हुआ करते थे तब चाचा कहे जाते थे। ललन सिंह बहुत अच्छे आदमी हैं। ललन सिंह पर आरोप, मतलब ललन सिंह को एक टास्क दिया गया था, ये मतलब चर्चाएं चलती हैं ऐसी, मीडिया के घरानों में चर्चाएं ये भी चली थी कि ललन सिंह जदयू के विधायकों को तोड़ के लाने वाले हैं, तेजस्वी को सीएम बनाएंगे। वो सीएम बनाने के साथ साथ आपको बता दें कि खुद डिप्टी सीएम बनेंगे, इसकी चर्चा चली। तो आज देखिए कैसे इन दोनों के बीच में फाइटाफाइटी जैसी स्थिति हो गई है। ललन सिंह काफी एग्रेसिव व्यक्ति हैं, एक के बाद एक पोल खोलते हैं आरजेडी का। लालू प्रसाद यादव ने क्या किया है, मैं याद दिलाना चाहूंगी कि उन्होंने अपनी माँ के बचाव में भी बोला था, राबड़ी देवी के भी बचाव। बिल्कुल बिल्कुल, राबड़ी देवी के, क्योंकि रोहिणी आचार्य का जो ट्वीट होता है, ट्विटर से ही वो काफी एक्टिव रहती हैं। अब आई थी यहाँ पर चुनाव लड़ने के लिए, वहां से चली गई, जनता ने स्वीकारा नहीं, लेकिन यहाँ से चली गई। वो कहती हैं कि हम फिर आएंगे लौट के। ऐसा थोड़ी है कि हम चले गए सिंगापुर, तो सिंगापुर अब गई हैं, फिर देखते हैं विधानसभा में क्या परिस्थितियां बनती है। लेकिन रोहिणी आचार्य के इस ट्वीट से मुझे लगता है कि ललन सिंह के चाहने वालों को काफी परेशानियां होगी। जदयू इस पर क्या आज अपना स्टैंड रखती है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अच्छा रत्नेश, प्रशांत किशोर से आरजेडी लगता है पूरी तरीके से डर गई है, रोज मंथन कर रही है, तेजस्वी यादव भी पहुंच जा रहे हैं। कल क्या हुआ? देखिए, तेजस्वी यादव का एक्टिव होना ये जायज़ है, उनको सक्रिय रहना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कई मीटिंग में जो उनके अलग अलग प्रकोष्ठों के बैठक हुए हैं तेजस्वी यादव के, उस बैठक में तेजस्वी के ना आने की वजह से उनके कार्यकर्ता नाराज हो गए थे। आपने देखा होगा महिलाओं की एक बैठक बुलाई गई थी, महिला प्रकोष्ठ का, और खासतौर पर इसमें डॉक्टर आए हुए थे। तेजस्वी यादव जब आपको याद होगा कि महागठबंधन में थे, तब इन्हीं डॉक्टरों के साथ उन्होंने एक बैठक की थी, कैसे जो बिहार में इलाज को लेकर के, जैसे मान लीजिए कई घटनाएं घटी, जैसे आंख फोड़वा कांड याद होगा आपको, मुजफ्फरपुर में कैसे घटा था। इसके अलावा कई ऐसी बीमारियां, जिन बीमारियों को लेकर के काफी उस समय की सरकार बदनाम हो रही थी, तो वो डॉक्टरों के साथ एक बैठक कर रहे थे। उन्हीं डॉक्टरों के बैठक में महिला प्रकोष्ठ की भी बैठक थी। तेजस्वी का इंतजार डॉक्टर करते रह गए, तेजस्वी पहुंचे ही नहीं। तो इनसे नाराजगी डॉक्टरों में भी बढ़ी, और डॉक्टरों के अलावा आपको बताया कि महिला प्रकोष्ठ में भी नाराजगी बढ़ी थी। महिलाओं का वोट कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, ये नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं जानता है। नीतीश कुमार ने जो महिला वोट बैंक में जिस तरीके से अपना एक वर्चस्व जमाया है, महिलाओं का साफ वोट नीतीश कुमार की तरफ जाता है, ये सबको पता है। तो जिस तरीके से बिहार की राजनीति में तो है कि कोई निकलता नहीं था, बिल्कुल निकलता नहीं था, महिलाओं ने वाकई में ऐसा, महिलाओं के लिए उन्होंने हर तरह के किए हैं काम, जिस वजह से महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ ही रहता है। अब तेजस्वी यादव के लिए पता नहीं तेजस्वी क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि देखिए उनकी तबीयत भी खराब चल रही है, कहा जा रहा था कि ऑपरेशन उन्होंने कराया है, इस वजह से वो नहीं पहुंचे। लेकिन महिलाओं को मतलब महिला वोट बैंक में अगर आपको सेंधमारी करनी है नीतीश कुमार के, तो उस वोट बैंक पर आपकी निगाहें होनी चाहिए। तो वही स्थिति है जैसे प्रशांत किशोर बिहार के राजनीति में आए हैं,
काफ़ी मीडिया में बयान दे रहे हैं, एक से बड़े एक बयान वो दे रहे हैं प्रशांत किशोर की 2025 का जो छठ है उस छठ के बाद आपको मतलब बाहर नौकरी करने के लिए नहीं जाना होगा, उस छठ से पहले ही बिहार में आपको रोजगार ही रोजगार मिलेगा। अब देखते हैं क्या ऐसा क्या वो करेंगे कि वो मतलब पलायन अचानक से बिहार में रुक जाएगा। अचानक से शराबबंदी आज तक तो रुकी ही नहीं, अचानक से मतलब शराबबंदी रोकने का भी तो दावा करते हैं। बिल्कुल वो दावा करते हैं। अब पता नहीं कौन सा ऐसा रणनीति है उनके पास में कि वो दावा करते हैं। ये सब देखिए मुझे लगता है कि तेजस्वी नीतीश कुमार के वोट बैंक पर वो सीधा सीधा प्रहार कर रहे हैं। इसके अलावा जो मुस्लिम समुदाय के नेता हैं जो एनडीए में हैं या फिर महागठबंधन में हैं, उनमें प्रशांत किशोर एक पकड़ मजबूत बनाना चाहते हैं। कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा पटना के बापू सभागार में लगा था जब अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की उन्होंने एक बैठक बुलाई थी। मुसलमानों का एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ जाना चाहता है और वो लोग हैं जो आरजेडी में रहते हुए या एनडीए गठबंधन में रहते हुए उनकी अपनी महत्वाकांक्षा है। जैसे मान लीजिए किसी को विधायक लड़ना है, किसी को एमएलसी बनना है, लेकिन क्या होता है कि लालू प्रसाद यादव मतलब देखते हैं कि बेहद करीबी व्यक्तियों को बना देते हैं। मुसलमानों में कई ऐसे मुसलमान नेता हैं जो चाहते हैं कि हम चुनाव लड़े विधायक, लेकिन उनको मौका नहीं मिल पाता है। इसके अलावा एनडीए में भी वही स्थिति है, कमोबेश वही स्थिति भारतीय जनता पार्टी में भी है, जिनको आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं की कितनी बड़ी नाराजगी हो गई थी लोकसभा में, कई जगह पे शिकायतें आ रही थी। अब तो वर्तमान में दिलीप जायसवाल बने हैं तो कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठक कर रहे हैं। यही नाराजगी थी कि कई जगहों पर डैमेज भी हो गई भारतीय जनता पार्टी। तो कार्यकर्ता चाहते हैं चुनाव लड़ना मतलब कई जगहों पर, और इस वजह से आप देखेंगे कि मुसलमान वोट बैंक में बैठा सेंधमारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर। तो तेजस्वी यादव को थोड़ा सा डर लग गया है कि हाँ भाई सच में अगर मान लीजिए पुराने लोग को जुटा रहे हैं। बिल्कुल पुराने लोग देखेंगे आपकी हेना साहब से मुलाकात करने वो गए थे। हेना साहब अभी तक उन्होंने हामी नहीं भरी है, कुछ शर्तें उन्होंने रखी हैं हेना साहब ने कि अगर आप ये शर्त मान जाते हैं तब एनडीए में माफ कीजिएगा महागठबंधन में आएंगे। तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन तेजस्वी यादव की ये सक्रियता जायज है, बिल्कुल सक्रिय होना चाहिए। उनकी पार्टी को आगे बढ़ाना है, 2025 में उनको चुनाव भी लड़ना है, 2025 में सीएम बनना है, तो ये सक्रियता जायज है और सक्रिय होना भी चाहिए। तो इस वजह से तेजस्वी एक के बाद एक बैठक बुला रहे हैं और इस बैठक में रणनीति वो तय कर रहे हैं 2025 चुनाव में। जी अच्छा रत्नेश, जहाँ एक तरफ ललन सिंह सदन में गरज रहे वहाँ यहाँ पर अब बिहार में क्या हो रहा है? जिस तरीके से मुस्लिम जो नेता हैं जदयू के वो क्या कर रहे हैं? देखिए हमने गुलाम गौस से बातचीत की थी, जदयू के एमएलसी हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि जो वक्फ बोर्ड कानून है उस पर विचार केंद्र सरकार को करना चाहिए और उन्होंने सिरे से मना कर दिया कि हम इसके समर्थन में नहीं हैं। जदयू के अंदर हमने कहा था कि सर जदयू के अंदर जो जैसे ललन सिंह हो गए या फिर बाकी जो नेता हैं वो सर सहमति दे रहे हैं। तो कहा कि उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि दो संगठन बिल्कुल वक्फ बोर्ड कानून पर केंद्र सरकार को सोचना चाहिए, संशोधन वो कर रहे हैं। कई धार्मिक जो बोर्ड हैं जो हिंदुओं में, क्या उनमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को रखा जाएगा? गैर हिंदू का रखा जाएगा उसमें? जैसे इसमें गैर मुसलमानों को रखने की बातचीत करिए तो क्या गैर हिंदुओं को रखा जाएगा? कई जमीन ऐसे हैं जो वो आरोप लगा रहे थे कि जो धार्मिक न्यास बोर्ड है वो उन्होंने अधिग्रहण करके रखा है। तो कमोबेश मतलब एक दूसरे पर कहीं ना कहीं ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि मुसलमान का वोट उनको चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी उसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा आया था आंकड़ा, तब मुसलमान के सभी नेताओं के साथ नीतीश कुमार ने मुलाकात की, तभी एक चर्चा उठी थी कि मुसलमान जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उस हिसाब से नीतीश कुमार कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड कानून पर बहुत ज़्यादा खुल के हम बोलेंगे तो ये खिलाफत हो जाएगा, मुसलमानों की खिलाफत हो जाएगा, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, 18% की वोट जो है वो हमसे छिटक जाएगी। अगर मान लीजिए कि एमवाई समीकरण लालू प्रसाद यादव के पास है जिसमें एम नाराज हो रहे हैं, तो एम नाराज होकर कहाँ जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी में तो जा नहीं सकते हैं। तो उनके पास एक सीधा ऑप्शन दिखता है कि नीतीश कुमार, चूंकि आपने देखा होगा कई कार्यक्रमों में वो शामिल होते हैं, मुसलमानों के लिए कई योजनाएं वो लाते हैं। तो जमा खान जो कि मंत्री हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के, और उन्होंने बयान दिया था कि बिल्कुल नीतीश कुमार इस पर विचार करेंगे, वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के बचाव जो है वो कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुसलमान नेता एमएलसी में नाराजगी है और इस वजह से उन्होंने साफ संदेश दे दिया है। उन्होंने भी कहा कि केंद्र सरकार को इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार इस पर विचार करेंगे, ये उनका मतलब कहना था जमा खान का। नेता को दौरा के बिहार में पीटा जा रहा है क्या रत्नेश, क्या चल रहा है?
देखिए, ये छात्र नेता हैं दिलीप कुमार। वो कल पटना की सड़कों पर अपने मांग को लेकर के बीपीएससी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन दे रहे थे। छात्र नेता दिलीप कुमार, हाँ, जैसे कि क्या है ना कि बीपीएससी टीआरई 3 में जैसे जो टीचर रिक्वायरमेंट एजुकेशन है उसमें उन्होंने क्या किया है कि जिस तरीके से मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट का 2 जगहों पर रिजल्ट दे दिया, तो बाकी के जो स्टूडेंट हैं उनपे कहीं ना कहीं मतलब उनका क्वालिफिकेशन फिर क्या होगा, अगर रिजल्ट आते आते रुक जाएगा उनका 1-2 नंबर से, इसी वजह से वो छट जाते हैं। एक स्कूल में मतलब रिजल्ट दे दिया गया एक शिक्षक का कि आपको 2 स्कूल दिया जा रहा है, उसमें से जो चुनिए। तो ये व्यवस्था आप तब कर लीजिए, जैसे मान लीजिए टीआरई 1 में हुआ, क्या गड़बड़ी हो गई कि ये कहा गया था कि बीपीएससी की तरफ से कि आपको 3 जिले दिए जा रहे हैं, 3 जिलों में फॉर्म भरने के टाइम ही आपको सेलेक्ट करना है कि उन 3 जिलों में से आप कौन से जाएंगे जिलों में। वो काफी नजदीक जिले दिए गए थे, लेकिन क्या हुआ, सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या देखी गई कि उन 3 जिलों को छोड़कर जो उसमें ऑप्शन में नहीं था, चौथे जिले में और ऐसे जगह पर भेज दिया गया आज शिक्षकों के नौकरी के लिए जो उनके घर से लगभग 250-250 किलोमीटर दूर है, 300-300 किलोमीटर दूर है। और वहां की अभी तक स्थिति ये हो गई है कि वहां रहने का जगह नहीं है, आने जाने का साधन तक नहीं है। जैसे टीआरई 1 में जब शिक्षक अभ्यर्थी ज्वाइनिंग कर रहे थे तो उन्होंने कई शिकायतें की थी कि ठंड के दिनों में जो समय को लेकर के बदलाव करने की जरूरत थी, महिला अभ्यर्थी जो है वो काफी परेशान दिख रही थी। आज भी कमोबेश वही स्थिति है। तो छात्र नेता दिलीप कुमार जो हैं कहीं ना कहीं इसी मुद्दे को लेकर के आज बीपीएससी गेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और बिना बीपीएससी के कोई अध्यक्ष, कोई अधिकारी, कोई सचिव मिले ही नहीं, और बिना मिले उनकी बातें सुने उनके ऊपर डंडा बरसाना शुरू कर दिया गया। आप कई तस्वीरें हमारे सामने आई हैं जिसमें दिलीप कुमार को सड़क पे पटक के मतलब लाठी डंडे बरसा दिए गए, पीटे गए हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों में बड़ी नाराजगी है। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। मान के चलिए कि एक ही अभ्यर्थी का 2-2 जगह पर अगर दे दिया जाएगा तो बाकी के जो अभ्यर्थी हैं उनका तो 1 नंबर से 2 नंबर से ऐसे तो वो छटते चले जाएंगे ना, तो उनका जो मेरिट है उस मेरिट के हिसाब से वो अलग हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा कि कम लोग भर्ती आएंगे। कहने मतलब समझिए एक तरीके से कि ये लॉलीपॉप है, अगर देखा जाए एक तरीके से ये बहाली शिक्षक के लिए सीट। मान लीजिए अब देखिए ना कि कई जगहों पर अब बीपीएससी की तरफ से लेटर निकाला जा रहा है कि ये फर्जी अभ्यर्थी हैं, ये फर्जी शिक्षक है। कई जगहों पे सर्टिफिकेट उनका गलत है और सबसे प्रमाण पत्र चेक किया जा रहा है। सबसे ज्यादा ताजुब की बात है कि जो बाहर के लोगों को नौकरी दिया गया है वो फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। अब छटाई हो रहा है, उनका लेटर निकाला जा रहा है। वहाँ के जो स्थानीय डीयू हैं वो लेटर निकाल रहे हैं। पर डे आप देखिएगा एजुकेशन विभाग में तो पर डे अलग अलग जिलों से आ रहा है कि यहाँ पे इतने सारे फर्जी शिक्षक हैं, इनका सर्टिफिकेट सही नहीं है, इन्होंने गलत सर्टिफिकेट देकर ज्वाइनिंग कर लिया है। तो वो जो सीट खाली हो रहे हैं, बाकी जो इधर से मेरिट वाले अभ्यर्थी जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, उनका फिर क्या होगा? एक ही जगह पे आप मतलब ये क्या दर्शाना चाहते हैं कि हम बहाली पे बहाली निकाल रहे हैं? अरे जो सीट खाली उसमें सबको मौका तो दीजिए। जो परीक्षा जिन्होंने दिया है, जिनका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, उनको मौका देना चाहिए। वो उस लायक हैं, लेकिन एक जगह एक शिक्षक का 2-2 स्कूल में, बाकी फिर खाली होगा, फिर सरकार कहेगी कि हम फिर से बहाली निकालेंगे, फिर वही स्थितियां। मतलब ये बस दिखावा किया जा रहा है कि हम बहाली पे बहाली निकाल रहे हैं और इस वजह से बिहार में एक हमारी छवि बन रही है कि हम रोजगार पे रोजगार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीपीएससी को इस पर बेहद सोचने की जरूरत है। छात्र नेताओं ने जो भी आज किया, छात्र नेता दिलीप कुमार ने जो कुछ भी कल किया है वो कहीं ना कहीं बेहद जायज़ है और बेहद जायज़ सवाल वो उठा रहे हैं। तो इस पर बीपीएससी को सोचना जरूरी है, शिक्षा विभाग को सोचना जरूरी है। एसीएस हैं एस सिद्धार्थ, काफ़ी मजे हुए, वो अधिकारी हैं, उनका वीडियो वायरल होता है। मुझे लगता है वो इस पर संज्ञान लेंगे, कुछ समझेंगे और फिर से आज देखते हैं क्या कुछ इस पर नेताओं के क्या बयान आते हैं। हम भी कुछ नेताओं से बातचीत करेंगे, छात्र नेताओं से बातचीत होगी, क्या मामले हैं, क्यों आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो आज देखते हैं क्या कुछ होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए, तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश चर्चा की। अब आज क्या होता है उस पर भी हमारी नजर टिकी रहेगी, लेकिन आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।